नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री शुद्ध देसी भाषा में राष्ट्र हित में कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियोज बने प्रत्येक सब्जेक्ट का उसका लुत्फ उठाइए। तो यहाँ पर हम लेते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 मार्क का पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में ये छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो अच्छे मुकाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बस इसको आप जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप बस समझते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि किस, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने क्या कि 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, और कहाँ के थे वो, तो यहाँ फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो आप इसका आंसर देंगे फ्रेडरिक। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा नाम उल्टा है पर आपको याद रखना ही होगा। फ्रेडरिक कौन है? फ्रेडरिक सारियू ने। किसने बनाई थी? तो फ्रेडरिक सारियू ने। आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि मतलब दिमाग में रखिए, बार बार इसको पढ़िए कि आपका बहुविकल्पीय भी मतलब इसी के इर्द गिर्द पूछा जाता है। तो आप पढ़े रहेंगे तो विकल्प में जैसे ही चारों ऑप्शन में देखेंगे वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो आप बताएंगे फ्रेडरिक सारियू ने। अब कब बनाई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1848 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। उम्मीद और विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने के कारण क्या थे। ठीक है, यानी राजनीतिक और मानसिक, देखिए ध्यान से, कहाँ पर, तो 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। कहाँ पर? तो यूरोप में। राजनीतिक एवं मानसिक, मानसिक यानी राजनीतिक से लेकर मानसिक तक जगत में क्या हुआ? तो भारी परिवर्तन, यानी परिवर्तन आने के क्या कारण थे, यानी बहुत से परिवर्तन आए थे 19वीं शताब्दी में यूरोप में मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक व मानसिक जगत में। तो क्या कारण थे ये पूछा जा रहा है, क्या कारण थे। बस एक चीज बस याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर राष्ट्र राज्य का उदय, समझ रहे ना। तो राष्ट्र राज्य के उदय होने से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस दिमाग में रखेंगे क्या, राष्ट्र राज्य उदय से, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हाइड्रिक नंबर क्वेश्चन पर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न पे, जो कि यहाँ पर दे रहा है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, बस आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ कर आ रहे हैं तो बस यूं ही समझ जाइए कि आपको मार्क साफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके, तो आप समझ जाइए कि आपको पाने का अंक हक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस आप इसको याद कीजिए। तो बस दिमाग में बनाए रखिए कि हाँ कैसे लिखना है, थोड़ा सा आइडिया आएगा, जोड़ जाड़ के लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों और अच्छा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसी सरकार, निरंकुशता, देखिए यहाँ पर निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, ये पूछ रहा है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, समझ रहे ना। निरंकुशवाद के मतलब ये आप जानते भी हैं, ठीक। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके आंसर को विद्या के। तो कह रहा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, समझ रहे ना। देखिए ध्यान से, निरंकुशवाद यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। अब देखिए आगे, बिल्कुल इतना ही बता देंगे तो काम चल जाएगा। या ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है, समझ रहे ना। निरंकुश क्या होती है? जो जनता के मतलब अनुकूल कार्य नहीं करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? निरंकुश, समझ रहे ना। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और यहाँ पर दमनकारी सरकार होती है, बिल्कुल। तो आप इतना नहीं लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से जोड़ कर लिख रहे हैं निरंकुश
निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, तो आप बिल्कुल देखिएगा कि ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। बिल्कुल इतना बस दिमाग में रखेंगे तभी भी आपका काम A1 का होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका चौथा नंबर है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। वेरी गुड, 2020 में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसके, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। यहाँ पर जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। दो प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क, नाम बहुत ही फेमस है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, कह रहा है कि प्रशा के राज्य विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। दो प्रश्न आपके सामने 2020 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताइए दो चीजें कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो बस एक नाम आएगा ऑटो वन। देखिए जितना हम यहाँ पर बाउंड्री कर रहे हैं बस उतना, ऑटो वन बिस्मार्क का। तो जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो बताएंगे ऑटो वन बिस्मार्क का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बताएंगे राजा, यहाँ पर देख रहे हैं राजा विलियम, यहाँ पर देख रहे हैं ना विलियम प्रथम, या बस इतना बता देंगे कि विलियम प्रथम था, तो बस आपका काम हो ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दो चीजें पूछा है, 2 मार्क का पूछा गया है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। हमको उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का एक बार आप संकल्प लीजिए और 5 बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन मेरे भाई बहनों को ये वीडियो काम आ सके जो कोरोना वायरस के चलते अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ ले और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम। 5वां नंबर प्रश्न आज का ताजा बहुत बेहतर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की जनमत संग्रह क्या है। कह रहा है कि जनमत संग्रह क्या है। देख रहे हैं जनमत संग्रह क्या है, तो इसका आंसर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चुनिंदे प्रश्न है ये विद्या क्वेश्चन बैंक के। कह रहा है कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है। देख रहे हैं ना, जनमत संग्रह प्रत्यक्ष मतदान है, जिसके जरिए कह रहा है कि एक नए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो जनमत संग्रह के मतलब सभी लोग एक पास बैठते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है, मतलब कोई भी चीज, तो जनमत होता है। समझ रहे हो, यानी जन के द्वारा, लोगों के द्वारा जो मत दिया जाता है वही क्या होता है, जनमत। ठीक, अब यहाँ पर वही बात आपको देख रहे हैं कि स्वीकृति या स्वीकृत करने के लिए पूछा जाता है लोगों से। कई लोगों को एकत्रित करके और क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि हाँ ये बात स्वीकृत है या नहीं है, या कोई नियम बन रहा है तो उससे संबंधित पूछा जाता है क्या ये नियम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो इसी चीज को हम कहते हैं जनमत संग्रह। समझ रहे ना। चलिए मेरे बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा बाबू, तो इसलिए आप आगे बढ़िए और समझिए अगले नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आधा दर्जन है कि उदारवाद क्या है। उदारवाद से क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दे रहा है कि उदारवाद, देख रहे हैं ना, शब्द का हिंदी रूपांतरण जो होता है वह क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लिबरलिज्म है। समझ रहे हो, लिबरलिज्म। तो अब यहाँ पर शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। यानी कुल मिला जुला के आप कुछ मत जानिएगा, उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता। बस बिल्कुल दिमाग में रखिए, उदारवाद का अर्थ क्या होता है, तो स्वतंत्रता होता है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी, यानी कुल मिला जुला के स्वतंत्रता या आज़ादी से है। कानून के सक्षम सबकरी, यानी सबकी बराबरी। मतलब उदारवाद का मतलब क्या होता है, बस दिमाग में बस रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। बस इतना ही बताना है कि स्वतंत्रता या व्यक्ति के लिए आज़ादी, स्वतंत्रता या व्यक्ति के लिए आज़ादी, या सबकी क्या बराबरी, कानून से संबंधित समक्ष सबकी बराबरी। बस उदारवाद का मतलब ये था, राइट। तो हमको आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दे रहा है नृताजी, कह रहा है नृजातीय शब्द का क्या अर्थ है। निर्जातीय शब्द का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, नृजातीय। चलिए एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद से अपने हिसाब से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक साझा नस्ली, देखिए, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे ही हम क्या कहते हैं,
तो उसे कहते हैं हम निर्जातीय। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब जो संस्कृति जनजातीय होती है उसको आप क्या उसी पृष्ठभूमि से कोई अपने समुदाय को क्या करता है, पहचानता है, तो उसको हम बोलते हैं निर्जातीय शब्द। समझ रहे ना? इसका अर्थ यही हो जाएगा अपनी पहचान, यानी का समुदाय में अपनी पहचान मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पेज की तरफ, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। तो चलिए यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था और वह किस बात का प्रतीक था। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ध्यान से देखिएगा, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। बिल्कुल, यहाँ पर पूछ रहा है रूपक यानी जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। तो आप बताएंगे जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी और यहाँ पर 4 चूज, ठीक है, अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया यहाँ पर दे रहा है कि बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनाती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। बस इतना ही आपको बताना है कि राष्ट्र की रूपक थी, यानी जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। बस समझ रहे ना? और ये कह रहा है कि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है, इसलिए इसको वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनाया जाता है इसे। समझ रहे हैं? इस तरह से आप बता देंगे, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम रुक करते हैं और समझाते हैं आपको अगला नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए प्रश्न है नारीवाद क्या था। देखो क्या बात है, आगे बोर्ड में अभी पूछा गया है नारीवाद क्या था मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। समझ रहे ना? यानी कहने का मतलब नारीवाद क्या था। तो आप बताएंगे कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को क्या करना, उसके अधिकारों को बोध कराना, तो उसे क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। ठीक है, कि ये नारी है और ये नर है, ऐसे मतलब आर्थिक स्थितियों को उसके न देखकर क्या करना कि उसको सामाजिक स्थितियों में उसको बांटना और कहना। ठीक है, तो अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका 10वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण इसका लिखिए। ठीक है, तो इसका हम कारण कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से, 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और साबित भी होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बिस्मार्क ने कह रहा है सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का क्या क्या प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा। और दूसरा बात यह है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों और द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। समझ रहे ना? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अब मेरे को दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले प्रश्न और अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।